वीडियो को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे बायोट सेवर्ट का नियम। बायो और सेवर्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वक्र चालक का चुंबकीय क्षेत्र अपने प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया। उन्होंने प्रयोगों में देखा कि किसी भी वक्र चालक का या कर्व कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कई कारकों पर डिपेंड करता है। जैसे चालक में बहने वाली धारा कितनी है, या चालक से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की या जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी दूरी कितनी है, या यहाँ पर जो एक स्मॉल एलिमेंट है अल्पांश है इसकी लेंथ कितनी है, और या फिर इन दोनों के बीच का जो एंगल है यानी अल्पांश और ये जो सदिश जो ये डिस्टेंस है अल्पांश और पॉइंट बी के बीच की दूरी आर ये कितनी है। तो इन चार फैक्टर्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान डिपेंड करता है। तो बायोट सेवर्ट ने कर्व कंडक्टर को स्मॉल अल्पांश या एलिमेंट में डिवाइड कर लिया। तो ये हमारे पास एक कर्व कंडक्टर है, इसको हमने स्मॉल एलिमेंट में, ये स्मॉल एलिमेंट बहुत ही छोटा होता है, इसकी लेंथ इतनी छोटी होती है कि वो हमें एक स्ट्रेट कंडक्टर सा प्रतीत हो। फिगर में यहाँ पर काफी बड़ा दिखाया गया है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होता, ये बहुत ही छोटा होता है। तो प्रयोगों के आधार पर हमने देखा कि इस अल्पांश के कारण पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड भी स्मॉल होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम डीबी लिखेंगे। क्लियर? तो ये डीबी है, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है? डीबी डिपेंड कर रहा है इस कंडक्टर में या इस एलिमेंट में या अल्पांश में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो ये करंट कितनी यहाँ पर आई है। तो प्रैक्टिकली देखा गया कि जो डीबी का मैग्नीट्यूड था, डीबी का परिमाण था, वो धारा आई के समानुपाती था। यानी कि धारा को बढ़ा रहे थे तो इन दो पॉइंट्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जा रहा था, और जब धारा को हम कम कर रहे थे, बायोट सेवर्ट जब धारा को कम कर रहे थे तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जा रहा था। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, या किसी भी चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, अर्थात डीबी प्रोपोर्शनल टू आई। ये तब कहा गया जब बाकी जो फैक्टर्स थे वो कांस्टेंट रखे गए। आर को कांस्टेंट कर दिया गया, थीटा को कांस्टेंट कर दिया गया, और डीएल जो लेंथ है अल्पांश की ये कांस्टेंट कर दी गई। तब हमने केवल आई का ऑब्जर्वेशन किया। दूसरा कि अब हम आर को देखते हैं और थीटा आई और डीएल को कांस्टेंट कर लेते हैं। तो जब इस दूरी को बढ़ाया गया या कम किया गया तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम बहुत तीव्रता के साथ हुआ। कहने का प्राय यह है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है पॉइंट पी पर या यहां पर वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। यानी अगर हम दूरी को 2 मीटर बढ़ा रहे थे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 1/4 गुना कम हो जा रहा था, या हम दूरी को 2 मीटर कम कर रहे थे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 4 गुना बढ़ जा रहा था। तो यहां से ये निष्कर्ष निकाला गया कि चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जब बाकी जो क्वांटिटीज हैं, एंगल है, करंट है, डीएल है, ये कांस्टेंट रहेंगी। क्लियर? तीसरा ऑब्जर्वेशन ये हुआ था कि जब हम आई और आर और थीटा को कांस्टेंट कर दें, केवल डीएल को देखें, तो डीएल की लेंथ या लंबाई जितनी ज्यादा थी, इन पॉइंट्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही ज्यादा था। तो डीएल की लंबाई को कम करने पर या ज्यादा करने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ रहा था या घट रहा था। तो यहां से निष्कर्ष निकल कर आया कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्पांश की लंबाई के या एलिमेंट की लंबाई के। अब हम आई, आर और डीएल को कांस्टेंट रख देते हैं और थीटा को देखते हैं। तो प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया जा रहा था कि जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही थी, इन पॉइंट्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ रहा था, यानी डीबी का मान भी बढ़ रहा था। और हमारे पास दो आइडेंटिटी होती हैं ट्रिग्नोमेट्री, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। तो इसे हम साइन थीटा के प्रोपोर्शनल लिखें डीबी को, या
cos थीटा के प्रोपोर्शनल लिखें। तो हम जानते हैं कि थीटा के बढ़ने से sin थीटा पूरा बढ़ जाता है और थीटा के बढ़ने से cos थीटा डिक्रीज होता है मैथमेटिकल टर्म से। तो यहां पर यह निष्कर्ष निकल कर आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है dB वो थीटा की जिया के समानुपाती होता है या sin थीटा के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो dB प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। तो ये चार फैक्टर्स थे जिनके ऊपर पॉइंट P पर इस कर्व कंडक्टर का चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड कर रहा था। कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो करंट हो गई, दूसरा इस अल्पांश से पॉइंट P की बीच की दूरी पर, और तीसरा इस कंडक्टर में बहने वाली धारा पर या इस अल्पांश में बहने वाली धारा पर, और चौथा पॉइंट था कि अल्पांश और वो दूरी जो P और इस अल्पांश के बीच की है, यानी R और DL के बीच का जो एंगल है, या आप कह सकते हैं कि जो पॉइंट P जो स्थिति सदिश है पॉइंट P का, तो पॉइंट P का स्थिति सदिश और DL के बीच का एंगल, ठीक है, थीटा है। अब जब हम इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा dB प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाएंगे यहां से तो एक कांस्टेंट आएगा dB इक्वल्स टू K I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। इस K की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 वैक्यूम या निर्वात के लिए। किसके लिए? निर्वात के लिए, ऐसा सिस्टम में। तो यहां से जो dB का मान होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये परिमाण आ गया dB का। क्या आया? परिमाण आया। हम यहीं से इसकी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं आइडियल साइन थीटा की। तो अब देखते हैं यहां पर हम कि जो dB की डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो राइट हैंड रूल आप यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। आप राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं कि जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी तरफ आप अपनी फिंगर्स कर देंगे और करंट की डायरेक्शन में आप अंगूठे को रखेंगे, तो इस प्लेन का, इस पाम का जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो देखिए यहां पर करंट जा रही है ऊपर की तरफ, इस उंगली कर देंगे तो इस पाम का जो नॉर्मल है वो कहां गया? अंदर की तरफ। तो इसलिए यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इस बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ, यानी क्रॉसिंग सर्कल। अगर हम यही पॉइंट P यहां ना होकर यहां पर होता तो उस केस में हम अपने हाथ को इस तरह से रखते और ये करंट की डायरेक्शन, और जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पर फिंगर्स, और इस प्लेन का जो तल है वो बाहर की तरफ। तो क्या मिल गया हमें यहां पर? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी तरफ उंगलियों को ऐसे घुमाएं, आप कर्व करें और करंट डायरेक्शन में अंगूठा को रखें। तो जो फिंगर्स इधर कर्व होंगी वही क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो देखिए यहां पर ऐसे घुमाएंगे तो फिंगर्स कहां गई? अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? अंदर की तरफ। क्या लिखेंगे? सेम क्रॉसिंग सर्कल। यहां पर आइए, उंगलियां घुमाइए ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां हुआ? बाहर की तरफ, क्योंकि उंगलियां कहां रही हमारी? बाहर की तरफ। क्लियर? तो ये था आपका बायट-सेवर्ट लॉ। अब यहां पर देखें कि अगर इफ थीटा 0, तो साइन, अगर थीटा 0 है तो साइन 0 क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो उस केस में dB इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंडक्टर का अपने ऊपर फील्ड हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि जब थीटा 0 कब होगा? जब ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, प्रेक्षण बिंदु, यहां पर आ जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर के ऊपर खुद के कारण फील्ड क्या होता है? हमेशा 0 होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है वन मार्क्स में, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरा, इफ थीटा इक्वल्स टू 90, तो उस केस में साइन 90 मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू होगी 1। तो उस केस में जो हमारा dB होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर, और ये फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो जब ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, ठीक है, इस अल्पांश के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, तो उस समय फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी।
सेवर्ट नियम का सदिश रूप क्या है, वेक्टर फॉर्म क्या है, ये देखेंगे। तो अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाला था dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर म्यू नॉट की वैल्यू थी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और इसे निर्वात की परमिबिलिटी कहते हैं, वैक्यूम की परमिबिलिटी कहते हैं, परमिएबिलिटी। तो अब हमें निकालना है सदिश रूप क्या है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इतना ध्यान रखना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। तो यहाँ लगाएंगे वेक्टर साइन, ये परिमाण है, यहाँ लिख देंगे आप इसका यूनिट वेक्टर एन कैप। और एक बात आपको यहाँ नोटिस करनी होगी कि जो भी फील्ड या जो भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, उनका जो यूनिट वेक्टर होता है वो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में होता है। अर्थात यहां पर जो एन कैप की वैल्यू होगी वो होगी आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। और मॉड के अंदर वेक्टर का साइन नहीं होता है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं केवल। इसकी वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे तो हो जाएगा डीबी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। इसको रिअरेंज कर लें टर्म्स को, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, यहां से आर की पावर 2 है, आर की पावर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, और ये हो जाएगा यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। तो डीबी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये था आपका बायोट-सेवर्ट लॉ।